है गाइस। आज मैं फिर से आप लोगों को दूसरे ब्लॉग के साथ आ गया हूँ और आप लोगों को कुछ आज डीपली बताना है कि मैं सोचा कि अब इनिशियल स्टेजेस से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँ। तो मैं जैसे कि मेरे क्लासेस का जो मैंने नेम लंच किया है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट क्लासेस है, जिसके अंदर में सारी चीज़ें आएंगी। आपको HBAC आएंगे, HBSC आएगी, MEP आएंगी एंड सारी चीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स भी आएंगे, लैंडस्केपिंग्स आएंगे, हाउसकीपिंग्स आएंगी, सारी चीज़ आएंगे। तो जो हमारी आज इनिशियल स्टेज में जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारी पहली टॉपिक्स होगी वो हमारी HBSC होगी। मैं HBSC से स्टार्ट करता हूँ और HBSC में जो हमारी टॉपिक्स होगी मैं उसमें आप लोगों को बताऊँगा ये चीज़ कि उसमें कैरियर क्या है। क्योंकि आप सब सारे बीटेक्स कर लेते हैं फॉर मैकेनिकल, बट ये होता है कि किसी को पता नहीं होता है कि मैकेनिकल करने के बाद से मुझे करना क्या होता है। तो आज के डेट में अगर आप देखो तो सबसे बेटर आज के डेट में फ्यूचर है HVAC फील्ड में। और HVAC फील्ड में भी अगर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर मेंटेनेंस में जाना चाहते हो तो यू कैन मूव, आप मेंटेनेंस में जा सकते हो। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। बट आपको एक चीज़ और बता दूं कि कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्शन में अगर आप रेडी हो, ज़्यादा हार्ड वर्किंग्स होती है, लेकिन आप सोचोगे कि मैं एक रॉयल लाइफ, मैं इंजीनियर बना और मैं रॉयल लाइफ जाके स्पेंड करूँगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। ये चीज़ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें। क्योंकि रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन में जो आप जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती है। बट मेंटेनेंस में क्या होता है कि उससे अच्छी लाइफ होती है, रॉयल लाइफ्स होती है मेंटेनेंस में। और मैंने जो आज मैंने जो आपको सऊदी में काम किया था, वहाँ भी मैंने मेंटेनेंस में था, वहाँ की किंग प्रोजेक्ट पे मैंने काम की थी। और मैं यहाँ पे जो यूरोप में भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी हमारी कंपनीज मेंटेनेंस है, रियल एस्टेट है एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट है, तीनों चीज़ की काम करती है। वो चीज़ों में मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल जो भी, तो आप लोग ये डिपेंड करता है आप लोग कौन सी चीज़ डिसाइड करते हो कि मेंटेनेंस पे जाना चाहते हो या कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो। और थर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए HVAC फील्ड में ये होती है कि डिज़ाइन, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा तरीका से आता है, जस्ट लाइक ऑटोकैड पे अच्छी कमांड्स हैं, सॉलिड वर्क पे अच्छी कमांड्स हैं, कैट प्रो वगैरह कैटिया जो आता है उसमें, कैटिया में भी अगर अच्छी आपकी कमांड्स हैं, रेबिट्स वगैरह अगर आप अच्छे जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बट रेबिट का कुछ पार्टी हमें मैकेनिकल्स में पढ़ने होते हैं क्योंकि वो सिविल के लिए होती है, ठीक है ना। तो खैर मैंने तो ये सब चीज़ कर रखा है, आपको बता दूं। तो एक्चुअली ज़्यादा यूटिलाइजेशन जहाँ पे आपकी होगी, अगर आप जैसे लाइक ज़्यादा ऑटो कैड का जो है ना 2D पे आप ज़्यादा कमांड करो, 2D के बाद से सॉलिड वर्क अगर 3D पे कमांड्स आपको करना है तो सॉलिड वर्क पे आप कर लो, ठीक है। तो जो भी चीज़ अपॉर्चुनिटी हो, अब रिगार्डिंग हम इसके ऊपर आते हैं कि इसमें सैलरी क्या होती है। देखो सैलरी तो बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। आपके पास जिस तरीका का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। अगर आप डिज़ाइन में जाते हो, अगर डिज़ाइन पे अच्छी कमांड है, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने कल आया ऑटो कैड चला के, मतलब ऑटो कैड जाके क्लासेस कर लिया और डिज़ाइन आपने फील्ड को चूज कर लिया, नहीं। ये चीज़ मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि डिज़ाइन अगर आप एक डीपली, ये नहीं कि आपने 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद से डिज़ाइन आपने सीखना शुरू किया, नहीं। क्योंकि देखो यही चीज़ हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि हमें जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है मार्केट में जॉब? प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे तो हमारे लिए जॉब रखा है मार्केट में, नहीं बेटे। हम ये कहते हैं कि जो हमारी थ्योरेटिकल्स लाइफ होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। और मैं कहता हूँ कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि जो भी परेशान होते हैं, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी एक सेटअप्स माइंड्स होती है कि हाँ अब तो मैंने डिग्री तो ले ली ना, डिग्री ले ली तो मुझे जॉब मिलेगा। अब जब हम एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो चीज़, जो चीज़ मैं तो थ्योरेटिकल पढ़ के गया हुआ हूँ और जो प्रैक्टिकल्स वो हमें क्वेश्चन कर रहा है वो चीज़ हमें पता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कंपनीज की क्या होती है कि कंपनी, ठीक है हमने तो पढ़ाई की है, थ्योरेटिकल की पार्ट्स जो होती है कुछ वहाँ पे कंसिडर्स होती हैं, लेकिन वो जहाँ पे जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पूछेगा। दूसरी चीज़, ठीक है अगर उसने प्रैक्टिकल नहीं भी पूछा, आपको एज अ फ्रेशर लिया, उसने फ्रेशर आपको फ्रेशर हायर कर लिया, तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम आपकी होती है। क्यों? क्योंकि जब फ्रेशर होगा तो आपको 10,000 12,000 एंड 30,000 to 50,000 आपको सैलरी देगा वो। आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, आप तो बोलेंगे कि मैंने इंजीनियर करके आया, डिप्लोमा हमसे बेटर सैलरी कमा रहा है। तो डिप्लोमा हमसे बेटर सैलरी कमा रहा है ये तो देखने को लग रहा है, लेकिन उसके बिहाइंड उसके पास कितनी एक्सपीरियंस है, कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज, ये चीज़ आप काउंट नहीं करते हो। आपको सोचते अरे हमें तो डिप्लोमा है और 20,000 रुपीज़ हमें कमा रहा है, लेकिन क्यों? उसके पीछे उसके पास 5 to 7 5 to 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आपके कंपनी उठा रहा है। लेकिन आप अभी कॉलेज से पास होकर आए हो और आज आप कहते हो कि नहीं हमें क्या है कि हमें 20,000 25,000, नहीं ये पॉसिबल नहीं है बेटे आपके लिए। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बेटर है कि आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो सेकेंड ईयर से टारगेट बनाओ कि इस सेमेस्टर में छुट्टी जो हमारी होगी
लीव में मैं ये चीज़ कोर्स कंप्लीट करनी है, मुझे ये चीज़ पे कमांड करनी है। कि कॉलेज जो है हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता, ये खुद से आपको करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट से जाके आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे डिज़ाइन में जाना है, उस चीज़ की लेनी होती है। मेंटेनेंस में जाना है, तो मेंटेनेंस की भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे एमएपी की है, एचबीएससी की है। तो ये सारी चीज़ अवेलेबल मार्केट में है। तो आप अगर चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन बेटर ये होता है कि उस चीज़ को अगर आप आज के डेट में यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप मटेरियल को ले सकते हो। बाई थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल आप जा सकते हो। तो ये चीज़ आप सेटअप जब माइंड में जब तक आप लोग नहीं करते हो तब तक ये चीज़ को आप आगे मूव ऑन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप बीटेक कंप्लीट कर गए हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के डेट में मैं बता दूं कि एचबैक एचबीएससी में क्या है कि हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन की कंसेप्ट आती है। उसमें क्या काम होते हैं, काम ये होते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट पर आप जाओगे तो वहाँ पे स्प्लिट यूनिट्स मिलेंगे, विंडोज़ यूनिट्स मिलेंगे, आपको एफसीओ फैन क्वाल यूनिट मिलेंगे, मतलब एक छोटी सी प्लेट। अगर रेसिडेंशियल में अगर आप जाते हो तो रेसिडेंशियल में यही सारे यूनिट्स मिलते हैं। इसमें कोई बड़ा डिफिकल्ट वर्क नहीं होता है। थोड़ी सी आप स्टडी करोगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा कि मे भी हो सकता है पैकेज यूनिट्स आपको रेसिडेंशियल एरिया में मिल जाए, ठीक है ना, जो रेंटिंग्स वगैरह होते हैं। लेकिन बड़ी प्रोजेक्ट पर अगर जाते हो, किसी का जा बड़ी प्रोजेक्ट आज कमर्शियल किसी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक बड़ी प्रोजेक्ट होती है, एक बड़ी प्लेटफॉर्म होती है। तो वहाँ पे हमारी विंडोज़, स्प्लिट्स, एचयू, पैकेज, आपको चिलर्स, ये सारी चीज़ हमारे वहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं। अब चिलर्स में भी आते हैं कि कुछ चिलर जब हम अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज़ का हम बात करते हैं, तो हम जैसे चिलर में आ गए, जैसे एयर कूल चिलर हो गया, वाटर कूल चिलर हो गया, तो ये कैपेसिटी की बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कितनी कैपेसिटी की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट का जी कितना बड़ा लेंथ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से हम उस चिलर को इंस्टॉल करते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से कि अगर आपने आज बीटेक किया है तो आपको आपको एचबैक फील्ड में जाना है, तो मैं पहले करूँगा कि आप चूज करो एयर कंडीशन को चूज करो, ठीक है। पहले आप डीपली नॉलेज बनाओ, आपको स्प्लिट पे जाओ, विंडोज़ पे जाओ, रेफ्रिजरेशन साइकिल की स्टडी करो, डीपली जाओ। और रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या डीपली स्टडी करना है कि स्टेप वाइज, जैसे कि हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम जा रहे हैं, जैसे कंप्रेशर आ गया, कंडेंसर आ गया, एक्सपेंशन वाल आ गया, इवेपोरेटर आ गया। तो हमने क्या किया कि रेफ्रिजरेशन साइकिल लेके हमने भाई आपको ड्राइंग मैंने पढ़ ली। अब क्या हुआ कि हम वहाँ पे गए तो इंटरव्यूअर के सामने बैठे। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो वहाँ पे जैसे कि आपने तो रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ ली है, और रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ने के बाद से क्या है कि आपने गया और जैसे पूछा उसने रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो आपने तो आपको सिर्फ पढ़ा है कि आप चलो कंप्रेशर आ गई, कंडेंसर आ गई, एक्सपेंशन वाल आ गई और एंड इवेपोरेटर्स आ गई। नहीं, यहाँ पे हम हमें फंस जाते हैं, क्योंकि जब हमें अगर हम रियल में थ्योरेटिकल सिर्फ पढ़ाई की, अगर प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। क्योंकि हो जब वो रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछेगा और आपने 4 कंसेप्ट बता दी, ठीक है मान गया। अगर उससे 20 से उठा के पूछ दिया कि ठीक है आप बताओ कि सर्विस वाल को हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सुपर हीटिंग का क्या काम होता है और सुपर हीटिंग होता कहाँ पे, उसको कैसे हम मेज़र करते हैं, ठीक है, सब कूलिंग कहाँ हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हो या किसी टेक्नीशियन को आप जैसे एज इंजीनियर हो, किसी टेक्नीशियन को आप टीच कर रहे हो, तो आप कैसे उसको मतलब ड्राइंग में आप कैसे बताओगे कि कहाँ पे सब कूलिंग है, सब कूलिंग होता क्या है और क्यों हम सब कूलिंग को यूज़ करते हैं। सुपर हीटिंग्स हैं, सुपर हीटिंग का क्या काम होता है, हम क्यों सुपर हीटिंग को यूज़ करते हैं, आप ड्राइंग में कैसे उस चीज़ को मेंशन करोगे। तो ये सब सारा फैक्टर है कि किसी भी चीज़ की अगर आप एक चीज पॉइंट को ले रहे हो तो उसको डीपली जाओ कि मतलब ये चीज़ में पॉइंट्स में कहाँ कहाँ आते हैं। जैसे एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल में बहुत सारे क्वेश्चन आती है कि भाई एक्सपेंशन वाल हमारा है चॉक्ड हो गया, तो ठीक है उसके बिहाइंड क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो बहुत सारे यूनिट्स में जो भी चीज़ है, तो कंडेंसर जैसे हमारा है, ठीक है, तो कंडेंसर के बहुत सारे टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पूछ देते हैं, उसका पता हो प्रेशर पीएसआई क्या होता है कि नहीं, वो चीज़ हमें पता नहीं है। इवेपोरेटर के पूछ देंगे, वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे अगर आप जाते हो तो उसकी हर एक पार्ट को आप डीपली स्टडी करो, है कि नहीं। जब डीपली आपके पास नॉलेज होगी तो आप कहीं ना कहीं एक इंटरव्यूअर को आप अपने तरफ इस चीज़ को बता सकते हो कि हमारे अंदर एबिलिटीज़ है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हमारी वीडियोस लंबी हो गई हैं, और जो हमारी इस दूसरी वीडियो हमारी लंच होगी मैं उसमें आपको एच बैक का पार्टी बताऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी एच बी एस सी में कम से कम 2-3-4 वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि एच बी एस सी छोटी फील्ड्स नहीं है और बहुत सारी चीज़ आप लोग को बतानी है, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो की जो टाइमिंग्स है वो लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर रुक रहा हूँ। जो हमारी थर्ड वीडियो आ जाएगी एंड फोर्थ वीडियो आएगी एच बी एस सी की, जो मेंटेनेंस के पार्ट्स है, कौन कौन यूनिट्स है, उसमें क्या क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसको कितना क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है। तीसरी चीज़ आपको उसमें और बताऊंगा कि जैसे बीपीएम वगैरह क्या काम होता है, सीएम का क्या काम होता है, आरएम का क्या काम होता है। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को मतलब वीडियो वाइज मैं आपको बताते चला जाऊँगा, क्योंकि एच पे एग्ज़ाम हमारी कंप्लीट होगी तो हम एमईपी के पार्ट्स में आएंगे,
ठीक है ना। MEPs हमारी कंप्लीट होगी तो फिर सेकंड हमारी हम मैनेजमेंट को उठाएंगे। उस हिसाब से धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ते जाएंगे और आपको सारी वीडियो हमारी मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग हमसे आगे जुड़ना चाहते हो, कंटिन्यू बने रहना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट में आ सकते हो, ठीक है। और हमारी क्लासेस आप लोग को पता है। और दूसरी चीज़ आप लोग की चीज़ बताना भूल गया कि हाँ, एक्चुअली गल्फ़ में और यूरोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अभी के डेट में डिफरेंस है। मैंने जो काम किया, मेरी जो एक्सपीरियंस है, तो फिलहाल मैं अभी यूरोप में हूँ। तो यूरोप में क्या टेक्नोलॉजीज़ है, क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, हैचबैक में क्या हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, MEP में क्या है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो वाइज आपको मिलती चली जाएगी और सब चीज़ आपको मैं डिस्क्राइब चला जाऊँगा, ठीक है गाइस। फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय।